चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश की श्री कृष्ण नगरी मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कल यानी 19 अगस्त को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सभी ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं और इसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे, जिसे लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। बड़ी संख्या में बाहर से मथुरा फोर्स पहुंच चुकी है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसी के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। कृष्ण जन्मभूमि द्वारा भी मंदिर में भव्य तैयारियां की जा रही हैं और मंदिर को तरह तरह की रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। आइए अब आपको सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम पॉइंटर्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम क्या रहेगा। बताएं आपको कि सीएम योगी दोपहर 1 बजे हेलीपैड पवन हंस वृंदावन पहुंचेंगे और उसके बाद 1:05 पर अन्नपूर्णा भवन वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम। इसके बाद 1:10 से 1:55 तक अन्नपूर्णा भवन का भ्रमण करेंगे और इसी बीच श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1:55 पर टीएफसी वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री। फिर 2 बजे से 3:30 बजे तक श्री कृष्ण उत्सव में हिस्सा लेंगे और फिर अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ कल करेंगे। 3:35 पर हेलीपैड रामलीला मैदान के लिए मुख्यमंत्री प्रस्थान करेंगे। फिर शाम 4 बजे सीएम पहुंचेंगे श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर। 4 बजे से 4:30 बजे तक मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर 4:40 पर रामलीला मैदान से आगरा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रस्थान करेंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल रहने वाला है। और देखिए, कान्हा की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। वहीं मथुरा में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी दौर शुरू हो गया है और श्रद्धालुओं में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह बने सेल्फी पॉइंट पर श्रद्धालु सेल्फी लेते हुए नजर भी आ रहे हैं और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। दूर दराज से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। तो कुछ झलकियां देख लीजिए आप, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुछ कलाकार जो मथुरा पहुंच चुके हैं और जो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे वो कुछ इसी तरीके की प्रस्तुतियां होंगी। तो पूरे कान्हा की नगरी को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे। यहाँ हम लोगों को जितने भी अपने मथुरा वृंदावन के कलाकार हैं उनको सबको काम दिया गया है। किसी को भजनों का कार्यक्रम है, किसी को जागरण का है, किसी को लोक नृत्य का है। अलग अलग कलाकारों को अलग अलग अपनी अपनी विधा के अनुसार यहाँ पर ये कार्यक्रम दिए गए हैं और ये श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और श्रीमती ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित किया गया है बड़े शोर गुल से और बहुत यात्री जो है इस वृंदावन मथुरा में आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। और नोएडा के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। भक्तों की भीड़ मंदिर में अभी से ही पहुंचना शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लाखों की संख्या में इस्कॉन मंदिर पहुंचने वाले भक्तों को इस बार मंदिरों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर खास तैयारी की जा रही है। सभी भक्तों को भी समझना होगा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ताकि नियमों के साथ धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा सके। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में, जहां पर ये आप जो रथ यात्रा देख रहे हैं, ये रथ यात्रा पूरे देश में घूम रही है। ये द्वारका से रथ यात्रा निकली थी और ये स्वामी प्रभुपद जी की यात्रा है और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे देश में ये 4 बार घूम चुकी है। हमारे साथ कुछ महंत भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, कल जन्माष्टमी का दिन है, किस तरीके से मनाएंगे और क्या विधि विधान से होना चाहिए? सर, हरे कृष्णा, मेरा नाम है बजरंगी दास। मैं पिछले 25 सालों से इस्कॉन में हूँ
और ये जो जन्माष्टमी जो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, 19 तारीख की जन्माष्टमी है, 19 अगस्त और शुक्रवार। तो जैसे पूरी दुनिया को पता है इस्कॉन की जन्माष्टमी बड़ी भव्यता से होती है और पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाई जाती है। इस्कॉन के पूरे वर्ल्ड के अंदर 500 सेंटर हैं, तो 500 सेंटरों के अंदर एक साथ जन्माष्टमी मंदिर भगवान कृष्ण का जन्म मंदिर है। देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। हर साल जन्माष्टमी में जो है कम से कम 3-4 लोग लाख लोग आते थे, लेकिन 2 साल ऑफ रहा तो वो पूरी श्रद्धा उमड़ के आई, तो 10 लाख लोग आएंगे इस मंदिर के अंदर। महंती जी जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पर जो साज सजावट चल रही है, तो यहाँ के जो लोग हैं, हमने जब यहाँ बात करने की कारीगरों से बात की, कलकत्ता से आए हुए कारीगर हैं, कुशल कारीगर हैं, तो एक उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार कितनी पब्लिक होगी यहाँ पर, कितना क्या लगता है सर? कि कोविड का समय था, 2 साल कहीं ना कहीं कोरोना काल में पूरे देश ने झेला है। जी, जैसा मैंने अभी बताया कि हर साल तो हमारे कम से कम 3-4 लाख आ जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति तड़प रहा था भगवान के लिए। जन्म उत्सव नहीं मान रहे थे हर तरह से, लेकिन मोटा मोटा यही बता रहे हैं कि 8 लाख लोग तो आने की संभावना है। और जन्माष्टमी को क्योंकि इतना भव्य प्रोग्राम होता है, आप देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक स्लिंग लगी हुई है और टीने लगे हुए हैं। यहाँ कम से कम 20 दुकानें लगती हैं, जिसमें है गोविंदा रेस्टोरेंट होता है, आइसक्रीम होती है और मैचलेस गिफ्ट शॉप का सामान होता है। अलग अलग जो जन्माष्टमी में होने वाले जो प्रोग्राम है ना, उसकी सूचना के स्टॉल लगते हैं यहाँ पर, यहाँ देख लेना। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन क्या क्या होगा, तो सबसे पहले 4:30 बजे भगवान के दर्शन को लेंगे, अर्ली मॉर्निंग 4:30 ब्रह्म मुहूर्त में। फिर उसके बाद जो है सारे भक्त लोग बैठ के हरे कृष्णा का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके बाद जो है भगवान का सुंदर दर्शन होता है। भगवान जो है कम से कम 2 लाख की ड्रेस होती है राधा कृष्ण की। और फिर उसके बाद जो है दिन भर में 24 आवर्स कीर्तन चलता रहता है, रात भर तक। और उसके बाद जो फिर यहाँ पर जो है स्टेज के ऊपर कल्चर प्रोग्राम होते हैं। जन्माष्टमी का ऐसा प्रोग्राम है जिससे हमारे भारतवर्ष के लोग इंतजार करते हैं कि कब जन्माष्टमी आएगी। जो है मैं खुद बजरंगी दास, मैं बचपन में छोटा था और मैं जन्माष्टमी मनाता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कृष्ण भगवान है, कौन है, क्या है। लेकिन आज का परिणाम है भगवान मुझे इस्कॉन लाए और मैं जो है ब्रह्मचारी बना। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए बजरंगी जी थे, महंत हैं यहाँ के। हालांकि इनका कहना है कि जिस तरीके से 2 सालों में कोविड का जो काल था, काफ़ी चिंताजनक काल था, उसमें इस्कॉन मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से नहीं मनाया गया। हालांकि इस बार अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में जो प्रसाद, पहले तो प्रसाद बनाया जाता था, 2 से 4 हज़ार लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार 10,000 लोगों के प्रसाद का वितरण का यहाँ पर रखा गया। क्या मैं अमित कथा विवेक नेटवर्क है नोएडा। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के इस्कॉन मंदिर में, जहां पर आपको दिखाएंगे कि कल जन्माष्टमी का दिन है, कल 19 तारीख है। यहाँ पर किस तरह से यहाँ तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पे लगातार यहाँ 24 घंटे काम चल रहा है। यहाँ जो कारीगर है, कारीगर कलकत्ता से बुलाए गए हैं, तो यहाँ पर जो देख सकते हैं किस तरीके से सुंदरीकरण का काम चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल भी बनाए जाएंगे, जहाँ पर सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण की झांकियाँ होंगी। ये लोगों को इंतजार है कि जल्द यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म होगा। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कहाँ से कारीगर आए हुए हैं और किस तरीके से यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है? मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से तो ये कलकत्ता से आए हुए हैं और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, रात दिन बेचारे काम कर रहे हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका काम जल्दी से अच्छा हो। यहाँ पे तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस मंदिर है और झांकियाँ तो पूरे रोड के ऊपर दोनों साइड में इन्होंने स्टॉल बना रखे हैं, वहाँ बहुत अच्छी झांकी लगाते हैं, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। कि ये नोएडा का ये मशहूर मंदिर है और नामचीन मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को अंदर उत्साह दिख रहा है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर और इस बात का लोगों को इंतज़ार है, कल का दिन का इंतज़ार है कि यहाँ पर श्री कृष्ण का कल जन्मदिन मनाया जाएगा, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लोगों को इंतज़ार है कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। क्या मैं अमित के साथ विवेक नेटवर्क नोएडा। और चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सहारनपुर में विश्व प्रसिद्ध माता शाकुंभरी देवी मंदिर के आसपास अब फोन की घंटियां बजने लगी है। बता दें कि पहले शिवालिक पहाड़ियों में स्थित सिद्ध मां शाकुंभरी देवी का मंदिर के आसपास कोई मोबाइल टावर नहीं था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मंदिर पर पहुंचते ही फोन बंद हो जाते थे। बता दें कि अभी पिछले दिनों केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव सहारनपुर दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने माता शाकुंभरी देवी के दर्शन किए थे और नेटवर्किंग सुविधा नहीं होने की जानकारी उनको मिली, जिसके बाद उन्होंने 15 अगस्त से पहले मोबाइल टावर लगाने का आश्वासन दिया था। अपने आश्वासन के तहत मंत्री ने 14 अगस्त को ही नेटवर्किंग सेवा बहाल कर दी और यहां पर फोन की घंटियां अब बजने लगी हैं। टावर लगने से यहाँ बहुत सुविधाएं हो गई हैं। यात्रियों को इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि घर में फ़ोन कर सकते हैं और एम्बुलेंस वगैरह के लिए कोई बीमार हो जाए, कोई बाढ़ आ जाए, जिसकी यहाँ अब सुविधाएं थी टावर के बिना, और संचार विभाग ने यहाँ टावर लगा दिया है। इससे बहुत सुविधाएं हो गई हैं। क्या कारण था तो पहले ये ज़मीन जो निजी फॉरेस्ट की थी, फॉरेस्ट का रोड़ा हो जाता था, कहीं कोई रोड़ा आ जाता था, लेकिन अब सब दूर होने के बाद यहाँ पर संचार मंत्री हमारे केंद्र सरकार के आए और उनको कहा गया, उन्होंने स्वीकृति कर दिया और 8 दिन के अंदर शाकुंभरी देवी स्थान सिद्धपीठ पर घंटी बजने लगी। यहाँ पे बहुत सुविधा हो गई है भाई। पहले बहुत परेशानी थी कि यहाँ पे आके टावर नहीं चलता था, कोई किसी को खबर करनी नहीं हो पाती थी, सभी परेशान थे, भक्तजन भी, यहाँ के लोग बाग भी। और अब माँ की कृपा से और इस सरकारी कृपा से और लोग बागों के बड़े सहयोग से, मीडिया के सहयोग से यहाँ पे जो टावर लग रहा है वो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। और धन्यवाद उन्हें भी देना चाहूँगा कि जिनकी वजह से टावर लग रहा है कि लोगों को सुख सुविधा मिल रही है। अब तो बहुत सुविधा होगी, यात्री को बहुत परेशानी नहीं थी भाई, कोई मेला हो भरे था, कोई बच्चा रह जा, किसी का बहुत परेशानी होती और दुकानदारों को भी बहुत दिक्कत होती भाई, बात करने को मान ला घर से फ़ोन नहीं मिला था, फ़ोन नहीं आवा था, तो अब जो है बहुत सुविधा होगी, अब सबको अच्छी सुविधा मिली है, तो सरकार का धन्यवाद है इस बारे में। ये BSNL का टावर है जी, जो है BSNL के कर्मचारी लोग आए, अधिकारी लोग जो है हमारे आए थे, उन लोगों के सहयोग से यह सब हुआ है जी। कितनी सहूलियत देखने को मिल रही है? पहले टावर नहीं था। सहूलियत तो यह है जी कि यहाँ पे अब संपर्क नहीं हो पाया था आदमी से, जो है नेटवर्क की वजह से कोई भी नेटवर्क किसी भी सिम का नहीं मिल पाया था। तो अब ये टावर लगने से सभी तरह की सुविधा नेटवर्क की और ये सब सुविधा आदमी को मिलेंगी और आपस में जो है संपर्क भी मिल सकता है। जो है यहाँ से अगर आदमी रोजाना जैसे मेले में या कहीं भी जो है तो इन चीज़ों की सुविधा हो जाएगी नेटवर्क से जी। और मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल का जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने निरीक्षण किया और वार्ड में भर्ती मरीजों से मंत्री नितिन अग्रवाल ने मुलाकात भी की और उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही मंत्री नितिन अग्रवाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की और उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों को प्रशस्ति पत्र भी दिए। मंत्री के साथ डीएम, एसएसपी, सीएमओ भी मौजूद रहे। और रामपुर में आजम खान और अन्य 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सभी पर गवाही न देने के लिए गवाह पर दबाव बनाने का आरोप है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले नन्हे नाम के व्यक्ति ने 2019 में भी आजम खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला यतीम खाना वक्फ से संबंधित था, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यतीम खाना वक्फ की भूमि को खाली कराने के लिए मकानों को तोड़ा गया था और ज़बरदस्ती कब्जा खाली कराया गया था। इस मामले में जब प्रदेश में सत्ता पलट हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 2019 में तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान समेत आजम खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें मकान तोड़े जाने से लेकर लूटपाट और मारने की धमकी समेत आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थी। उसी मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही होनी थी। अदालत का समय होने से पहले ही गवाह ने कोतवाली नगर पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। देखिए, माननीय आजम खान जी हमारे सदर विधायक हैं, उनके खिलाफ कई मुकदमे कायम हैं। तो आपका लोअर कोर्ट है और सत्र न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है,
हर जगह मुकदमे चल रहे हैं उनके, तो गवाहियाँ होती रहती हैं। तो आज एक गवाह ने आके बताया इंस्पेक्टर कोतवाली को कि मुझे धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गवाही मत दो, तंग किया जा रहा है। तो मैंने कहा इसका पता करो कि क्यों ऐसा बोल रहा है, ये कहीं कोई बात तो नहीं है, कैसे क्यों कर रहा है, क्योंकि अनावश्यक रूप में बातें फैलती हैं, हाई प्रोफाइल आदमी है, तो हम लोग सोच समझ के कोई कार्रवाई करते हैं। और नोएडा में पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार और शरीर दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में पिछले कुछ दिन से मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है और साथ ही साथ जिले में कुछ लोगों में डेंगू की पुष्टि होने की खबर भी सामने आ रही है। अधिकतर मरीजों में वायरल और मौसम के बदलाव की वजह से बुखार, शरीर दर्द और कांपने की शिकायत मिल रही है। जिला अस्पताल के सीएमएस पवन कुमार का कहना है कि खान पान का ध्यान रखने के साथ ही आसपास जल भराव ना होने दें और इसी के साथ ही कहा कि डेंगू का लार्वा जमा पानी में पनपता है और कहा कि डेंगू का लक्षण महसूस होते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो है डेंगू के लिए हम लोगों ने 6 बिस्तर अलग से बनाने की तैयारियां कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो है फीवर के मरीज़ तो आ रहे हैं लेकिन और डेंगू की जांचें भी हो रही हैं, लेकिन अभी किसी भी तरह का डेंगू के मरीज़ की पुष्टि नहीं हुई है और हम लोग इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। अपने 6 बिस्तर जिला अस्पताल में इसके लिए रिजर्व कर रहे हैं डेंगू हेतु। और जो है डेंगू के लिए हमारे पास सभी इलाज की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, सब कुछ उपलब्ध है हमारे यहाँ। और आगरा के खेरागढ़ ब्लॉक के इंटर कॉलेज के बाहर फायरिंग की वारदात से छात्राएं दहशत में हैं। बता दें कि बदमाशों ने अपना दबदबा बनाने के लिए 3 बार कॉलेज की छुट्टी के बाद गेट पर फायरिंग की। कॉलेज के प्रधानाचार्य दिलीप सिंह ने खेरागढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। साथ ही साथ स्कूल छात्राओं की सुरक्षा को लेकर खेरागढ़ थाना पुलिस मौके पर तैनात है और वहीं फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। और मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ पुलिस चोरों के पास से चोरी की 2 LED स्क्रीन, 4.5 लाख रुपए की नकदी पुलिस ने बरामद की है। एसएसपी विनीत जायसवाल ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि 13 अगस्त की रात को मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के जानसठ रोड पर एक सरिया सीमेंट की दुकान से अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर दुकान में रखे कुछ नकदी रुपए बरामद हुई है और दुकान में लगी 2 LED स्क्रीन चोरी कर घटना को चोरों ने अंजाम दिया। तभी से नई मंडी पुलिस ने सर्विलांस और वाहन चेकिंग के दौरान नई मंडी क्षेत्र से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दोनों शातिर चोर कुलदीप और एक अन्य नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, ये 12/13 तारीख की देर रात को एक नई मंडी थाना क्षेत्र के एक सरिया की दुकान से उसमें चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था 3 अज्ञात चोरों द्वारा। उसमें जो है उनके द्वारा 2 बड़ी LED टीवी और ड्रॉर में रखा हुआ कुछ कैश चुरा लिया गया था, जिसके संबंध में वादी की तहरीर पे थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए SP सिटी मुजफ्फरनगर के नेतृत्व में और CO मंडी के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक मेहनत और प्रयास के उपरांत इस घटना का सफल अनावरण आज किया गया है। और गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें से एक परिवार के बच्चे और महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर ट्रक में पीछे से कार ने टक्कर मार दी, जिससे ये हादसा हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल शुरू। आज एक्सप्रेसवे पर मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगभग 1 बजे दोपहर को एक घटना हुई है, जिसमें एक परिवार जो कि इको गाड़ी में हरिद्वार से आ रहा था और थाना मसूरी क्षेत्र में कुसलिया गांव से के क्षेत्र में एक खड़े हुए ट्रक में ये इको गाड़ी टकराई, जिसमें 4 लोग की इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 वयस्क हैं और एक बच्चा है। एक छोटी बच्ची है 10 वर्ष की, वो अंडर ट्रीटमेंट है, उसकी कंडीशन ठीक है, उसको उपचार कर दिलवाया जा रहा है।
और अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन से लापता बुजुर्ग का शव जंगल में मिला है और इसी दौरान बुजुर्ग का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके चलते घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के बेटे ने चाचा पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। और पहलगाम बस हादसे में एटा जिले के रहने वाले जवान अमित कुमार शहीद हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने शहीद की पत्नी के लिए नौकरी और शहीद की प्रतिमा लगाने के लिए जमीन की मांग की है। और साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने अमित कुमार के शहीद होने पर दुख जताया है और उन्होंने 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में सरकार से देने की मांग की है, जिससे पत्नी और परिवार का भरण पोषण हो सके। ये मेरा भाई है, ताऊ जी का बेटा है जी। इसमें 16 तारीख को ये शहादत हुई थी, जिसमें बताया गया था वाइफ को कि एक्सीडेंट हुआ है। पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, बाकी परिवार की पूरी जानकारी ले ली गई थी जी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई। फिर शाम को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे शहादत हुई है और 17 तारीख को हम लोग जम्मू 2 बजे जम्मू से दिल्ली ला रहे हैं, दिल्ली से फिर रात को 1 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। और सहारनपुर में पैसों के लेन देन को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें एक छात्र और 4 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि पैसों को लेकर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जिसमें परिवार के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार करने लगे। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं जैसे अभी इमरजेंसी ड्यूटी मेरी अभी चली हुई है, तो इमरजेंसी ड्यूटी के अकॉर्डिंग कुछ लोग जो एक लड़ाई झगड़े के केसेस लेके पुलिस उनके साथ थी, वो लेटर अपना पुलिस वाला लेकर हमारे पास है, जो मेडिको लीगल केस बनता है। तो मेडिको लीगल जैसे थाने से हमारे पास लेटर लेके आए, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको एग्ज़ामिन किया। एग्ज़ामिन करने के बाद लगभग हमारे पास 6 पेशेंट आए हैं। उन पेशेंट की स्थिति को जांचने के बाद, उनकी चोटों को जांचने के बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए और आगे जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होनी है उनके लिए उनको जो है रेफ़र किया गया। ये बड़ा भाई है जो ये दारू पीता है, स्मैक पीता है और गाली गलौज करता है रात दिन। तो हमने रात हमें दारू पी कर गाली गलौज, हमारे माँ बाप के साथ भी करो, हमारे को भी गाली गलौज करी। तो हम सुबह ये जो पूछने गए घर वाली, भाई कहने लगा तो हमें गाली गलौज क्यों कर रहे हमारे साथ रात। तो हमने कुछ बोल रहा रात पी रखी, चलो छोड़ दिया हमने, सुन गए रात। तो सुबह जब पूछने गए तो उन्होंने इंटा पथराव करा और फिर मार पिटाई करी हमारे साथ। और फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में नगर पालिका परिसर स्थित कार्यालय अधीक्षक के कक्ष में घुसकर एक युवक ने उनसे अभद्रता की और साथ ही साथ टेबल पर रखी फाइल में जरूरी कागजातों को भी फाड़ दिया। इसी दौरान घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग निकला और साथ ही साथ घटना से पालिका कर्मचारियों में आक्रोश है। सूचना पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद मौके पर पहुंचे और पालिका अध्यक्ष के साथ थाने में जाकर तहरीर दी। नहीं, मैं ऑफिस में आया था, ऑफिस में अपने जो कागज अपने वो कर रहा था, तो यदुवी नाम का एक वो लड़का यहाँ आया है और मुझसे बाहर 2 लड़के खड़े थे उसके साथ में। जब मैंने यहाँ से गया था मुझसे यहाँ बदतमीजी करे, मेरी फाइल फाड़ दी। रजनीश को कल जो एक शिकायत थी इसकी, उसमें मैंने इन्हें गवाह बनाया था, तो आके इनको वो गाली गलौज करने लगा, मुझे भी गाली गलौज करने लगा और धमकी दे गया है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो कितना बड़ा गुंडा है। और यहाँ से उसकी वीडियो भी बनाई है इनने बाद में। और फिलहाल पक्षमांचल लाइव में बस इतना ही। जय हिंद।